हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जिसका नाम है गोंगसू। उसके हाथ में एक पोटली और पेट पर एक छोटी बेबी है दोस्तों, जो कि गोंगसू की बहन है। गोंगसू अपनी नानी का घर ढूंढ रही है दोस्तों, और उसके साथ है एक अंकल जो उसका नानी का घर जानता है दोस्तों। सड़क के एक तरफ एक छोटी दुकान होती है जहाँ पर एक औरत बैठी होती है। ये असल में इस अंकल की माँ है। वो पूछती है क्या हुआ रे, ये बच्ची कौन है? अंकल कहते हैं आपकी जो फ्रेंड है ना, वो इस बच्ची की नानी है। ओहो अच्छा, उनकी बेटी तो सिंगर बनने के लिए घर छोड़कर भाग गई थी, ये उसी की बेटी है क्या? दोस्तों अपनी माँ की बुराई सुनकर गोंगसू को गुस्सा आ जाता है और वो आगे चली जाती है वहाँ से। फिर अंकल उसे नानी के घर लेकर जाता है और कहता है नानी काम पर गई है, जल्दी लौट आएंगी, तब तक एक काम करो तुम अंदर बैठ जाओ। गोंगसू भी अंदर जाती है दोस्तों। काम के बाद नानी घर आकर गोंगसू के पास बैठती है और पूछती है बेटा तुम कौन हो? गोंगसू की आंख लग चुकी थी और वो चौंक कर उठती है और तुरंत अपनी पोटली उठाकर सीने से लगा लेती है। नानी को शक होता है और पूछती है कि सच बताओ इसमें क्या है, कहीं चोरी करके आई हो क्या तुम? गोंगसू कहती है नहीं, पर दोस्तों नानी उसे पकड़कर पोटली खींचना चाहती है, पर गोंगसू देना नहीं चाहती। इसी खींचातानी में पोटली गिर जाती है और उसके अंदर का बर्तन टूट जाता है दोस्तों। असल में ये गोंगसू की माँ की अस्थि है। गोंगसू रोते हुए कहती है कि मेरी माँ का नाम किम था। ओह, ये सुनकर नानी सुन हो जाती है क्योंकि उनकी बेटी का नाम किम है। शायद उन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये उनकी बेटी की बेटियां हैं। अब अपनी पोतियों को देखकर नानी बड़ी खुश होती है, लेकिन दोस्तों उनको दुख भी होता है कि उनकी बेटी जिंदा नहीं रही। गोंगसू पूछती है क्या आप हम दोनों को यहाँ रहने देंगी नानी? नानी कहती है मैंने तो सोचा था कि मेरी बेटी अब कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन एक के बजाय देखो भगवान ने मुझे 2 बेटियां भेज दी हैं। तुम दोनों यहीं पर रहोगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और तुम्हारा नाम क्या है वैसे? मेरा नाम गोंगसू है और बेबी का नाम जीना। तुम्हें पता है बेटा गोंगसू का मतलब क्या होता है? प्रिंसेस। तुम भी मेरे लिए प्रिंसेस हो। ये कहकर दोस्तों नानी खाना बनाने के लिए जाती है। गोंगसू कहती है पर नानी अभी तो शाम हुई है, अभी से खाना बनाने की क्या जरूरत है? बेटा इसीलिए नानी बूढ़ी हो गई है और बहुत धीरे धीरे काम करती है ना, अभी शुरू करूंगी तो तब रात तक जाकर खाना पकेगा। नानी तो मैं भी आपकी मदद करती हूँ। अरे बेटा नहीं नहीं, तुम बस जीना का ख्याल रखो, अपनी बहन का ख्याल रखो, मैं सब कुछ कर लूंगी। दोस्तों यहाँ पर मूवी का टाइटल अ लिटिल प्रिंसेस डालकर ये मूवी बढ़ती है आगे। अब नानी गोंगसू को एक स्कूल में भर्ती करवाती है, जहाँ पहले दिन वो टीचर के साथ गिरते हुए ग्लोब को बचा लेती है, जिसको देखकर सारे बच्चे उसकी खूब तारीफ भी करते हैं। फिर वो अपना इंट्रो देती है कि मैं गाँव के स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ हमेशा फर्स्ट आती थी। दोस्तों इसी बीच क्लास का एक गोल मटोल क्यूट लड़का जिसका नाम यूराम है, वो गोंगसू को देखकर हंसना बंद ही नहीं करता क्योंकि उसे गोंगसू पसंद आ जाती है। वो कहता है टीचर मेरे पास वाली सीट खाली है, गोंगसू को यहाँ पर बिठाइए ना। जैसे गोंगसू यूराम के पास बैठती है दोस्तों, तो सुखी नाम की एक लड़की को दिखाते हैं जो यूराम को पसंद करती थी। तो लंच ब्रेक में वो एक लकड़ी आड़े डालकर गोंगसू को गिरा देती है और कहती है सुनो, यूराम से ज्यादा हंसकर बात करने की कोशिश मत करना, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर भाग गई थी ना, तो तुम भी कहीं भाग जाओ। दोस्तों माँ के बारे में सुनकर गोंगसू गुस्से में अपने सर से उसकी नाक पे टकरार मारती है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। अब ये सब कुछ देखकर यूराम अंदर से बड़ा खुश होता है कि अरे वाह, मुझे अब गोंगसू और अच्छी लगने लग गई है। घर पर दोस्तों गोंगसू नानी की खूब मदद करती है। जिना ने जो कपड़े गीले कर दिए थे उन्हें गोंगसू धोने जाती है, तो नानी कहती बेटा हम जीना के लिए डायपर खरीद लेंगे, फिर तुम्हें कपड़े के डायपर्स धोने नहीं पड़ेंगे, उन कपड़ों को फेंक दो, एक काम करो। इसके बाद वो सुपरमार्केट जाती है, लेकिन डायपर्स खरीदने के पैसे नहीं होते दोस्तों नानी के पास। हर बड़े पैक पर एक छोटा डायपर पैकेट चिपकाया होता है जो कि फ्री है। अब देखिए दोस्तों नानी अपनी शातिरी दिखाती है और सारे फ्री डायपर्स को निकालकर एक बड़े पैकेट में छिपाकर बिलिंग काउंटर पर लेकर आ जाती है। कैशियर भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये चल क्या रहा है, लेकिन शायद उनकी उम्र का लिहाज करके वो कुछ नहीं कहती और सिर्फ एक बड़े पैकेट का बिल बनाकर उन्हें दे देती है। अब उसे बाहर ले जाकर नानी सारे फ्री पैकेट्स को निकालकर उस बड़े पैक को सुपरमार्केट में लौटाते हुए कहती है देखिए मुझे ये पसंद नहीं आया। और इस तरह दोस्तों नानी फ्री सैंपल्स भी ले लेती है और उस बड़े पैकेट के पैसे भी वापस ले लेती है। बिना एक पैसे खर्च किए नानी जिना के सारे डायपर्स उठा लाई है। बताओ असल में गोंगसू की नानी ना प्लेटफॉर्म पर एक छोटी दुकान लगाकर वहाँ पर कंघी रुमाल वगैरह बेचा करती है, पर धंधा बहुत ही मंदा चल रहा होता है। कुछ दूर पर अंकल अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने की कोशिश कर रहा होता है। गर्लफ्रेंड और कोई नहीं, गोंगसू की टीचर है दोस्तों। अरे अंकल में दोस्तों आप कंफ्यूज तो नहीं हुए? अंकल वही है जो गोंगसू को नानी के घर पर लेकर आया था। टीचर भी उसको डांट कर चली जाती है कि बदतमीज कहीं के। नानी भी पूछती है कि क्या हुआ, तेरी अमर प्रेम कथा फेल हो गई क्या? वो भी कहता है नहीं नानी, अभी तो मैं और कोशिश करूंगा, पर आप माँ को मत बताना प्लीज। बेटा अगर मेरा धंधा अच्छा चलेगा तो मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं बताऊंगी। इस तरह दोस्तों ब्लैकमेल करके नानी अपनी सारी चीजें अंकल को ही बेच देती है। पर वो साथ ही साथ पूछता है कि नानी मुझे प्रपोज करने का कोई आइडिया तो दो। नानी भी सलाह देती है कि बेटा मेरी दुकान के इस रुमाल पर तुम कोई अच्छी सी कविता लिख दो और उसे दे देना। इस तरह दोस्तों नानी उसको बेच देती है सामान, और फिर अंकल से मिले हुए पैसों से नानी जिना के लिए ढेर सारे डायपर्स पैकेट्स खरीद कर घर में लेकर आ जाती है। नानी कोई स्वेटर बन रही होती है तो गोंगसू उनकी मदद करती है। उसके सर पे एक धागा चिपका होता है जिसे नानी निकालती है, तो अचानक गोंगसू घबराकर कहती है कि मेरी माँ बहुत अच्छी थी, मुझे कभी नहीं मारती थी। लेकिन दोस्तों उसकी बात सुनते ही नानी समझ जाती है कि उनकी बेटी गोंगसू को बहुत मारती थी, क्योंकि दोस्तों गोंगसू अपनी नानी के सामने अपनी माँ की बुराई नहीं करना चाहती, जबकि नानी को तो पता है कि उनकी बेटी कैसी रही होगी। इसीलिए नानी को पता चल जाता है कि उनकी बेटी गोंगसू को बहुत मारती थी। जिना बहुत रोती है तो गोंगसू उसके पास जाकर उसको लोरी सुनाकर सुला देती है। अब अगले दिन की बात है, गोंगसू स्कूल जा रही होती है तो अंकल उसे रुमाल देकर कहता है कि बेटा इसे तुम अपनी टीचर को दे देना, पर हाँ तुम इसे मत खोलना, ओके? ये कहकर अंकल तो चला जाता है, पर गोंगसू उसको देखने के लिए बड़ी उतावली होती है और खोलकर देख लेती है दोस्तों। और जैसा नानी ने कहा था उसमें अंकल ने एक कविता लिखी होती है। इस कविता को तो भाई साहित्य का पुरस्कार मिलना चाहिए। हाँ आप भी सुनिए इस प्रेम कविता को जो हास्य कविता ज्यादा लगती है। तो अर्ज किया है, जिस पल में मैंने तुम्हें देखा उस पल में मेरे दिल में फूल खिला, जिस दिल में तुम रहती हो उसमें इस फूल की क्या मजाल जो खिल गया। ये सोचकर मैं उसे तोड़ने गया लेकिन तोड़ नहीं पाया, बताओ क्यों?
क्योंकि वो फूल फूल नहीं मेरी जान, तुम थी तुम। वाह दोस्तों, इस बचकानी कविता को पढ़कर गोंगसू भी अपनी हंसी रोक नहीं पाती। आपको भी ऐसी कविता कोई सोचती हो तो कमेंट्स में लिख डालिए। गोंगसू भी दोस्तों टीचर को रुमाल देती है और कविता को पढ़कर टीचर को बड़ा गुस्सा आता है कि इतनी घटिया कविता लिखी है, इससे मैं शादी करूं है। घर लौटते वक्त गोंगसू और युराम देखते हैं कि स्कूल की दीवार पर कई फोटोज चिपके हुए हैं। गोंगसू कहती है यार मुझे भी ऐसी फोटोज क्लिक करवाने का शौक है। ये दोस्तों बात कर ही रहे होते हैं कि इनको देखकर सूखी गर्म हो जाती है तो उसकी दो सेविकाएं उसको हवा देती है। दूसरी ओर दोस्तों नानी काम के बाद अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर पैसे दाव पर लगाकर कोई गैम्बलिंग खेलने जाती है। ये मॉडर्न नानी लगती है कोई। उनकी एक फ्रेंड दोस्तों टैटू आर्टिस्ट है और उन्हीं के साथ नानी की लड़ाई भी होती है, मतलब मजाक मजाक में, वैसे नहीं। तब वहाँ पर गोंगसू आ जाती है और कहती है ये क्या कर रही है नानी, आप चलिए घर। वो नानी को जरा डांटी देती है कि अरे आपकी फ्रेंड सिगरेट पीती है, अरे सिगरेट आपके लिए अच्छा नहीं है, मतलब आपके लिए क्या किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, ये आप जानती नहीं हो क्या। सॉरी बेटा गलती हो गई, आगे से नहीं होगा। इतने में दोस्तों युराम की माँ वहाँ पर आ जाती है जिनका एक और छोटा बच्चा होता है। वो उसे दूध देती है तो जिना के लिए भी वो अपना दूध थोड़ा निकाल कर दे देती है दोस्तों। साथ ही वो बताती है कि पास के हॉस्पिटल में बच्चों को फ्री वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन के तो हमेशा पैसे लगते हैं ना। अरे नहीं, उस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के छोटे बच्चे को बीमारी हो गई थी और शायद बेचारा चल बसा। अब वो सभी बच्चों को उस बीमारी से बचाने के लिए फ्री वैक्सीनेशन लगा रहा है। तुम भी काम करना बेटा, जिना को लेकर वहाँ पर चले जाना। इसके बाद दोस्तों गोंगसू और नानी एक बार फिर सुपरमार्केट से अपनी उसी पुराने मेथड से फ्री डायपर सैंपल्स निकालने लग जाती है। लेकिन इस बार स्टोर मैनेजर उनको पकड़ लेता है। अच्छा तो अब पता चला कि सारी फ्री सैंपल्स गायब कैसे हो जाते हैं। बड़ा पैकेट खरीदने वालों को छोटा पैकेट फ्री में मिलता है नानी, उन्हें इस तरह चुराने का क्या मतलब है। पर बेटा उस पर तो लिखा है ना फ्री, तो तुम लोग फ्री में क्यों नहीं दे देते। अरे नहीं नानी जी, ऐसा नहीं चलेगा। नानी तो दोस्तों इस पर उसके पैर पकड़ लेती है कि प्लीज बेटा ऐसा मत करो, एक बूढ़ी औरत को बेइज्जत मत करो यहाँ पर। असल में यहाँ स्टोर मैनेजर की बेइज्जती हो रही थी दोस्तों, क्योंकि सब उसे देख रहे थे। वो कहता है कि अरे नानी पैर छोड़िए, मैं तो यूं ही आपको वार्न कर रहा था, मुझे माफ कर दीजिए और प्लीज पैर छोड़िए पहले। नानी भी इसी बहाने फ्री पैकेट्स लेकर दोस्तों निकल जाती है। अब अगले दिन स्कूल में टीचर बताती है कि बच्चों फैमिली के बारे में एक निबंध लिखिए और अगले हफ्ते लेकर आना होगा तुम्हें ये। क्लास के बाद गोंगसू उस टॉपिक के बारे में बहुत सोच रही होती है तो सुखी कहती है मुझे पता है तुम और तुम्हारी नानी मिलकर सुपरमार्केट में डायपर चोरी करती हो हैं, अब देखो मैं सबको बता दूंगी। लेकिन दोस्तों गोंगसू कहती है कि अरे तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए मुझे क्या करना होगा बताओ। सुखी कहती है कुछ नहीं करना तुम्हें, वो युराम है ना बस, वो मुझे देखता भी नहीं है, तो तुम किसी तरह उसे मेरे साथ खाना खाने के लिए लेकर आ जाओ बस। गोंगसू भी दोस्तों युराम से बात करती है तो वो तो कहता है कि देखो गोंगसू तुम मुझे मरने को बोलो, मैं मरने को तैयार हूँ, पर उसके साथ बैठकर खाना खाने को मत बोलो प्लीज। यार तू समझता क्यों नहीं, अगर तू ये नहीं करेगा तो वो पूरे स्कूल में मेरे और नानी के बारे में ढिंडोरा पीट देगी कि हम डायपर चोरी करते हैं। अरे ठीक है यार तुम्हारे लिए, सिर्फ हाँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ मैं ये। अगले सीन में दोस्तों युराम सुखी के साथ बैठकर खाना खाने लग जाता है, पर वो तो कहती है मैं बहुत कम खाती हूँ, लो ये सब तुम ही खा लो। युराम भी सोच लेता है कि इसकी बॉडी देखकर तो लगता नहीं कि ये कम खाती होगी, घोड़े का बच्चा निकल जाती होगी। इस तरह वो गुस्से में खुद खाना खाने लग जाता है। पर सुखी दोस्तों अपने कैमरा पर अपनी और युराम की फोटोज क्लिक करती है। अब कैमरे को देखते होता यह है कि युराम को गोंगसू की याद आ जाती है, क्योंकि वो फोटोज क्लिक करना चाहती थी ना। उसने उस दिन कहा था ना जब वॉल पे उसने फोटोज देखी कि यार मुझे भी खिंचानी थी, तो युराम कहता है कि तुम मुझे अपना कैमरा दोगी क्या थोड़ी देर के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए। अब दोस्तों वो बड़ी खुश हो जाती है कि ये मुझसे कुछ काम मांग रहा है, मतलब मुझसे इंप्रेस हो रहा है। वो भी कहती है हाँ तुम रख लो, जो जब मन करे तब लौटा देना। एंड दोस्तों वो भी कैमरा ले लेता है और सुखी को थैंक करके चला जाता है। फिर जब गोंगसू नानी के पास आती है तो वो अपनी दुकान पे होती है और उन्होंने दोस्तों कुछ खाया नहीं होता, क्योंकि एक भी चीज अभी तक बिकी नहीं होती है। साथ ही गोंगसू का पेट भी आवाज करने लग जाता है, क्योंकि उसने भी कुछ खाया नहीं है, सिर्फ जिना को थोड़ा दूध दिया था नानी ने। पैसे भी बहुत कम है नानी के पास अब, तो उनके पास ही में एक रोज की दुकान होती है। सारे रोज बिक चुके होते हैं, सिर्फ 3 बाकी रह जाते हैं। नानी कहती है कि बेटा शाम हो चुकी है, अगर ये रोज नहीं बिके ना तो वो हमें आधे दाम पे दे देगी, तुम बस प्रार्थना करो कि उन्हें कोई खरीद ना ले। लेकिन दोस्तों बदकिस्मती से 2 रोज तो बिक जाते हैं और सिर्फ एक बचा होता है, उससे आधे दाम पर खरीद कर नानी और गोंगसू बांट कर खा लेती है। बहुत भूखी होती है दोनों। घर आने के बाद दोनों के पेट में दर्द होने लग जाता है। नानी तो टॉयलेट जाना चाहती है, पर वहाँ पहले से गोंगसू बैठी होती है। जल्दी आजा बेटा, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, पता नहीं उस रोल वाली ने क्या खिला दिया आज, कल देखो मैं उसकी कैसी खबर लेती हूँ। आखिरकार दोस्तों गोंगसू बाहर आ जाती है तो नानी जल्दी से अंदर घुस जाती है। अच्छा अब आपको बताऊं तो कल गोंगसू की जिम क्लास है जिसके लिए उसको ड्रेस चाहिए, पर वो जानती है कि नानी के पास तो ड्रेस के पैसे है नहीं, इसलिए बेचारी पूछ भी नहीं पाती। दोस्तों अगर इस कहानी का कोई भी हिस्सा आपको अपनी नानी या दादी की याद दिलाता हो, वीडियो को लाइक कर देना बाद में। अभी नहीं। वहाँ युराम पेट भर के आइसक्रीम खा रहा होता है। उसकी माँ उसको डांटती है कि बेटा कितनी आइसक्रीम खाएगा, मोटा हो जाएगा क्या। वो देखो दोस्तों वो कहता है कि हाँ मैं मोटा हो जाऊंगा पापा की तरह, उसमें दिक्कत क्या है, फिर मैं गोंगसू से शादी कर लूंगा, ये तो बढ़िया है। उसकी माँ भी दोस्तों उसकी जान के पीछे पड़ जाती है कि इस उम्र में शादी की पड़ी हुई है तेरे को। चलिए दोस्तों अब उसके पापा को दिखाते हैं। तो ये है उसके पापा जिनका मीट शॉप है। जाते जाते युराम एक मीट पैकेट उठा ले जाता है और कहता है मैं पापा इसे गोंगसू को देने चाह रहा हूँ। असल में दोस्तों युराम के पेरेंट्स गोंगसू की नानी को बहुत सपोर्ट करते हैं। वो खुद मीट पैकेट नानी को देने वाले थे, लेकिन अपना हीरो गोंगसू को इंप्रेस करने के लिए उसे खुद उसके घर लेकर आ गया है। अगले दिन गोंगसू कैमरे से युराम की फोटोज खींचती है और हीरो एकदम स्मार्टली पोज देने लग जाता है। वो पूछता है कि तुम्हें कैमरे से इतना प्यार क्यों है वैसे। तो वो कहती है क्योंकि इसमें ले गए फोटोज झूठ नहीं बोलते, तुम खूबसूरत हो नहीं हो, अच्छे हो या बुरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वही दिखाता है जो तुम सच में हो। फिर क्या था दोस्तों, गोंगसू सारे फोटोज को इसको लेकर जाती है, जिनको देखकर युराम उसकी तारीफ पे तारीफ करके थकता नहीं है। लेकिन सुखी आग बबूला हो जाती है कि अबे मैंने कैमरा दिया था तुझे और तू उसको देखकर उसकी फोटोज की तारीफ भी कर रहा है, और वो भी बिंदास मेरे सामने। फिर दोस्तों जिम क्लास का टाइम हो जाता है और सारे बच्चे अपना ड्रेस चेंज करके जाने लग जाते हैं। क्लास में सिर्फ गोंगसू होती है क्योंकि उसके पास जिम का ड्रेस नहीं है। एक टेबल पर वो किसी दूसरे बच्चे का पर्स देखती है और वो उसको उठाकर रख लेती है क्योंकि उसमें पैसे होते हैं दोस्तों। फिर जब उस लड़की को पता चलता है कि पर्स चोरी हो गया है तो वो टीचर को बताती है। उस लड़की की माँ तो दोस्तों स्कूल आ जाती है और
कहती है कि चोर का पता लगाइए, उसके बगैर मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। सभी को दोस्तों गोंगसू पर शक होता है क्योंकि जब सभी जिम क्लास गए थे ना, सिर्फ गोंगसू क्लास में थी। फिर क्या था, टीचर नानी को बुला भेजती है और इस वक्त वो पर्स गोंगसू के बैग में ही होता है, लेकिन अभी तक किसी ने उसका बैग चेक नहीं किया। नानी भी कहती है उससे, बेटा तुम बाहर जाओ, मैं बात करती हूँ यहाँ पर। तो वो शांत होकर उस स्टूडेंट की माँ से कहती है, मेरी गोंगसू ऐसा कभी नहीं करेगी, आपकी बेटी ने कहीं और रख दिया होगा पर्स को, आप वहाँ ढूंढिए ना इधर उधर। लेकिन दोस्तों वो तो कहती है, क्या रे, मैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे परिवार के बारे में सब जानती हूँ, तुम्हारी बेटी न जाने कहाँ भाग गई थी और तुम तो ठहरी एक नंबर की चोर, और ऊपर से इस बच्ची को पता नहीं कहाँ से उठाकर लेकर आ गई हो। क्या ये सच में तुम्हारी पोती है? इसकी गारंटी क्या है? नानी को दोस्तों बड़ा गुस्सा आता है और वो कहती है कि वो मेरी पोती है, मेरा ही खून है, समझी। बाहर बैठी गोंगसू बहुत परेशान हो जाती है कि ये क्या कर दिया मैंने। नानी तो दोस्तों उस औरत के बाल पकड़कर लड़ना शुरू कर देती है और इतने में युराम वहाँ पर्स लेकर भागा चलाता है और कहता है कि गोंगसू ने इसको नहीं छुपाया, ये बस ग्राउंड में पड़ा हुआ था, जब हम छुपा छुपी खेल रहे थे तो शायद आपकी बेटी के हाथ से गिर गया होगा। ओह, इस तरह दोस्तों फाइनली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पर पता है क्या हुआ था? असल में युराम ने गोंगसू के बैग से ही ये पर्स निकाला था, लेकिन उसने गोंगसू को फंसाया नहीं बल्कि उसे बचा लिया। इसी बीच जिना को अंकल ने अपनी पीठ पर टांग रखा होता है दोस्तों। टीचर भी ये देख रही होती है। नानी को घर ड्रॉप करके अंकल टीचर से मिलने आता है और कहता है, टीचर जी पहले भी मैं आपको एक कविता दे चुका हूँ और मैं दूसरी बार भी लिख रहा हूँ, मुझे बस थोड़ा टाइम दीजिए। टीचर भी घबरा कर कहती है, नहीं नहीं, आइंदा से कोई कविता मत लिखना प्लीज, उसे पढ़कर तो मेरा सर में दर्द हो जाता है। एक काम करते हैं, आज शाम को कहीं बाहर मिलते हैं, तब बात करेंगे। इस तरह वो धीमा सा ग्रीन सिग्नल दे देती है दोस्तों अंकल को। यहाँ युराम गोंगसू से मिलने उसके घर आ जाता है तो वो पूछती है, तुमने सबको सच क्यों नहीं बताया कि वो पर्स मैंने चुराया था? पता है वो क्या कहता है? अरे क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो इसीलिए। लेकिन एक बात बताओ, तुमने वो पर्स निकाला क्यों था? जिम ड्रेस खरीदने के लिए क्या? नहीं, उसके लिए नहीं, एक्चुअली नानी की नजर कमजोर हो गई है, अगर चलते चलते वो कहीं गिर गई तो मुसीबत हो जाएगी, उनके लिए एक चश्मा खरीदना था मुझे, इसलिए मैंने चुराया। दोस्तों तब युराम उसकी एक फोटो क्लिक करके कहता है, तुम कहती थी ना कि फोटो झूठ नहीं बोलता, ये लो, अब तुम भी अपनी फोटो की तरह कभी झूठ मत बोलना। शाम को अंकल और टीचर एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने दिल की बातें करते हैं। यहाँ गोंगसू और नानी बैठकर दोस्तों नानी का फेवरेट सीरियल देख रहे होते हैं। अचानक टीवी बंद हो जाता है, लगता है कोई खराबी आ गई उसमें। टीवी के बिना तो नानी बहुत बोर हो जाती है दोस्तों। दोनों मिलकर अब एक गेम खेलती है। गोंगसू कहती है, नानी मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगी, अगर आप उस सीक्रेट पहले से नहीं जानती हो तो समझ जाओ मैं जीत गई, और अगर आप पहले से जानती हो तो आप जीत गई। अरे वाह बेटा, ये तो बड़ा मजेदार लगता है, चलो तुम ही शुरू करो। तो गोंगसू कहती है, आपने जिना के कपड़े के डायपर फेंक देने को कहा था, लेकिन मैंने उन्हें धोकर एकदम साफ करके संभाल कर रखा। नटखट लड़की, ये तो मुझे पता ही नहीं था, चलो इस राउंड में तुम विनर हो। अब नानी कहती है, ये जब सीरियल चल रहा था ना, तब मैंने बीच में 2 बार गैस बम फोड़ा, तुम्हें पता भी नहीं चला ना। इस पर दोस्तों दोनों हंसकर पागल हो जाती है। नानी मैंने 2 दिन से अपना पैर नहीं धोया। बेटा ये कौन सी बड़ी बात है, मैंने 4 दिन से अपने बाल ही नहीं धोए। इस पर दोस्तों फिर दोनों ठाका मार मार कर हंसती है, बड़ी खुश होती है दोनों। अब गोंगसू कहती है, नानी मैं असल में आपकी पोती नहीं हूँ। दोस्तों ये सुनकर नानी एकदम से चुप हो जाती है। गोंगसू तो डर रही होती है कि न जाने नानी क्या कहने वाली है अब, पर नानी कहती है, ये तो मुझे पहले से पता था गोंगसू। दोस्तों गोंगसू की कुछ समझ में नहीं आता। असल में दोस्तों नानी की बेटी ने जिस आदमी से शादी की थी ना, उसकी अपनी पहली पत्नी के साथ एक बेटी थी और वही बेटी है गोंगसू। उस दिन जब नानी ने गोंगसू के सर पर चिपका धागा निकाला तो उस समय गोंगसू बहुत डर गई थी कि नानी कहीं मुझे मारने के लिए हाथ तो नहीं उठा रही। पर नानी को उसी वक्त पता चल गया था कि उनकी बेटी गोंगसू को बहुत मारती थी, क्योंकि आखिर गोंगसू उसकी बेटी थी ही नहीं, लेकिन दोस्तों जिना उसकी अपनी बेटी थी। अब नानी पूछती कि बेटा क्या मेरी बेटी तुम्हें बहुत ज्यादा मारती थी? वो कहती है कि हाँ, वो मुझे बहुत बुरी तरह मारती जरूर थी, लेकिन उन्होंने मुझे अपने से कभी अलग नहीं होने दिया। जब वो बहुत बीमार पड़ गई तब उन्होंने मुझे आपका एड्रेस दे दिया और कहा कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं जिना को लेकर आपके पास चले जाऊं। स्कूल में जब आपने उस आंटी से कहा कि मैं आपका खून हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं आपका खून नहीं हूँ नानी, मैं तो कोई और ही हूँ। अगर आपको मेरा यहाँ पर रहना पसंद नहीं तो बता दीजिए नानी, मैं कहीं और चली जाऊंगी, आपको और परेशान नहीं करूंगी। दोस्तों उसकी बातों में छुपी मासूमियत देखकर नानी इमोशनल हो जाती है और कहती है, खून दूसरे का हुआ तो क्या हुआ बेटा, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा ना, उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि तुम मेरी ही पोती हो और हमेशा रहोगी मेरे साथ, चाहे कुछ भी हो जाए, लोग चाहे कुछ भी कह लें। बेटा फिर कभी ऐसी बात मत करना, चलो अब सो जाओ। इतने दिन से गोंगसू का दिल बहुत भारी था दोस्तों, क्योंकि उसने नानी को ये बात नहीं बताई थी, लेकिन आज वो एकदम हल्का महसूस करती है और खुशी से सोने भी चली जाती है। अगले दिन गोंगसू और नानी जिना को लेकर वैक्सीनेशन के लिए उसी हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ फ्री में हो रहा था दोस्तों वैक्सीनेशन। गोंगसू उसका फॉर्म भर रही होती, तभी एक औरत आकर नर्स से पूछती है, क्या ये साइड इफेक्ट वाला वैक्सीन तो नहीं है? मेरे बच्चे को बिना साइड इफेक्ट का वैक्सीन लगाइए प्लीज। और तभी गोंगसू भी पूछती है कि आप मेरी बहन को कौन सा लगा रही हैं, आप उससे भी बिना साइड इफेक्ट वाला लगाइए। पर दोस्तों यहाँ पर नर्स कहती है, बेटा उसके पैसे लगेंगे। पैसे लगेंगे? अरे तो क्या जिनके पास पैसे नहीं है उन्हें आप वो साइड इफेक्ट वाला वैक्सीन लगाएंगे? इतने में दोस्तों नानी आ जाती है और कहती है कि बेटा इनसे क्यों लड़ रही हो, इन लोगों का बड़ा दिल है जो ये लोग हमें फ्री में दे रहे हैं, ये लोग जो वैक्सीन लगाते हैं लगाने दो। ये सब कुछ एक डॉक्टर देख रही होती है। तभी वहाँ पर एक बेबी नीचे गिरकर सो रही होती है। गोंगसू देखती है कि ये तो जिना है। असल में नानी ने गलती से किसी और बच्चे को उठा के रखा हुआ था दोस्तों। गोंगसू जल्दी से जाकर उसको उठा लेती है। जिना की नाक पर चोट लगी हुई है दोस्तों और खून निकल रहा होता है, बहुत रोती है वो भी। गोंगसू बिल्कुल तड़प उठती है कि मेरी बहन के साथ क्या हो गया। फिर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करती है। नानी तो खुद को कोसने लग जाती है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, मुझे अपनी पोती को पहचानने में गलती कैसे हो गई। तब डॉक्टर देखती है कि जिना के पेट में रैशेस हैं दोस्तों। वो पूछती है कि ये रैशेस कब से हैं? नानी बताती है सुबह तो कुछ नहीं था, अभी अभी दिखाई दे रहा है। डॉक्टर अब उनको एक बड़े हॉस्पिटल में रेफर करती है दोस्तों, जहाँ उसका हस्बैंड एक चीफ डॉक्टर होता है। वो जिना को चेक करके बताता है कि जब हमें चोट लगकर खून निकलता है तो वो क्लॉट बन जाता है, जिससे थोड़ी देर में खून रुक जाता है, लेकिन इस बच्ची का खून क्लॉट नहीं होता और इसीलिए अगर उसके चोट लग गई तो खून रुकेगा नहीं। हमें इसका पूरा ध्यान रखना होगा कि कभी इसको चोट ना लगे। ये एक रेयर कंडीशन है और इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके सही होगा। तो जिना को कुछ दिन दोस्तों इसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चलता रहता है, लेकिन इस ट्रीटमेंट का वो एक भी पैसा नहीं लेता दोस्तों, इतना बढ़िया डॉक्टर होता है। असल में इनका और उस लेडी डॉक्टर की शादी के बाद उनका एक बच्चा हुआ था, लेकिन किसी बीमारी की वजह से वो चल बसा, इसीलिए ये लोग
जरूरतमंद लोगों की फ्री में ट्रीटमेंट करते हैं और फ्री वैक्सीनेशन भी इसी वजह से दे रहे हैं दोस्तों। गोंगसू हॉस्पिटल में जिना की देखभाल करती है। नानी तो न जाने कहाँ चली गई है दोस्तों। इतने में युराम आता है, जिसको देखते जिना बहुत रोती है। गोंगसू भी कहती है कि अरे तुम्हारा मुंह देखकर रो रही है, थोड़ा दूर जाओ प्लीज। फिर वो लोरी सुनाकर जिना को शांत करती है दोस्तों। युराम कहता है कि तुम सच में बहुत अच्छा गाती हो, मुझे भी गाना सिखाओ ना। इतने में अनाउंसमेंट होता है कि एक बुजुर्ग औरत रिसेप्शन में है, उसे कुछ याद नहीं है कि वो किससे मिलने आई है। गोंगसू तुरंत भागकर रिसेप्शन में जाती है तो वहाँ नानी खड़ी होती है। गोंगसू से सवाल पे सवाल करती है कि कहाँ चली गई थी नानी आप, इतनी देर से आपको ढूंढ रही हो, बताओ कुछ बोलती क्यों नहीं आप। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि ये बहुत देर से यहाँ पर खड़ी है, ये ना अपना नाम बता रही है और ना ही अपने किसी घर वाले का नाम बता रही है। इस पर तो दोस्तों नानी इस पर चिल्ला देती है कि अच्छा तुम्हें सब याद रहता है क्या, बढ़िया है मुझसे सवाल करने वाले। कहकर वो गोंगसू को लेकर जाने लगती है दोस्तों, लेकिन अचानक रुक जाती है। उसे कुछ होश नहीं होता कि वो कहाँ है, क्या कर रही है। ये देखकर गोंगसू को एहसास हो जाता है कि जरूर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। असल में नानी अचानक से भूल जाती है कि वो कहाँ है, क्या कर रही है। उनकी याददाश्त तेजी से कमजोर होती जा रही है दोस्तों। बेचारी गोंगसू एक और जिना की देखभाल करनी पड़ रही है, दूसरी ओर नानी का